नमस्कार। नमस्कार। रिक्रॉप भुवाणेजक की रियल एस्टेट नॉलेज सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये नॉलेज सीरीज हम लोगों ने खास तौर पे अपने ऐसे दर्शकों के लिए लाए हैं जो बहुत सारे आयाम पे सोचते हैं, रियल एस्टेट के बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। मेरे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी रिक्रॉप के को फाउंडर हैं। रिक्रॉप एक बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट ब्रोकरेज नेटवर्क है जो पूरे भारत में 52 से भी अधिक शहरों में और 60 से भी ज्यादा ब्रोकर्स के एसोसिएशंस में है। तो इसलिए आशीष जी के पास पूरे भारत में अलग अलग रियल एस्टेट के पहलुओं के बारे में ज्ञान का भंडार है। उसी के थोड़े ज्ञान को आज हम अपार्टमेंट ओनर्स तो खास तौर पे जब वो एक प्री बिल्डेड फ्लैट में रीसेल के लिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उस समय उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस उपलक्ष्य पे बातें करेंगे। आशीष जी, हम लोग जब फ्लैट्स को देखते हैं तो दो तरीके की इमेजेस आती है। एक तो ये बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जिनके अंदर एक इंडिविजुअल फ्लैट्स होते हैं, और एक ये फ्री होल्ड में भी किसी ने अपना एक घर बना दिया होता है, उसके अंदर एक फ्लैट होता है। ये बताइए, ये जो बिल्डर्स के बनाए हुए फ्लैट्स होते हैं, इनमें और बाकी सब फ्लैट्स में क्या मूल अंतर है, स्पेशली फ्रॉम आवर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन व्यू पॉइंट? देखिए, फ्लैट्स जितने भी हैं, जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं, ऑल आर मेड बाय बिल्डर्स ओनली। स्केल का डिफरेंस हो सकता है, छोटा बड़ा, लैंड यूजेस का डिफरेंस हो सकता है, रेजिडेंशियल ही होगा, फ्री होल्ड है या लीज होल्ड है, और उसकी लीगलिटी का डिफरेंस हो सकता है। कंप्लीटली लीगली नक्शा पास हुआ है, प्रॉपर बैंक्स लोन कर रहे हैं, प्रॉपर अथॉरिटी से वो बिल्डिंग पास है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी कंप्लीट लीगलिटी देखने के लिए। सो दैट लीगलिटी देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप उसमें, आपने जब भी घर लिया, यू वांट टू लिव देयर पीसफुली, वो आपकी रातों की नींद खराब ना हो जाए किसी फ्लैट को लेकर, और आपको उसे लेकर बाद में पता चले कि ये फ्लैट प्रॉपरली आपको बेचा नहीं गया है या वो प्रॉपरली बनाया नहीं गया है, कंप्लीटली लीगल वे में बनाया नहीं गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फ्लैट लेते समय, खासकर रीसेल में फ्लैट लेते समय ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि अगर कोई बंदे ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एज्यूम कर लिया कि अरे यार ये तो किसी ने ऑलरेडी जब परचेस कर ही लिया था तो मैं उसको रीसेल पे ही ले रहा हूँ, तो सब कुछ चीजें सॉर्टेड ही होंगी। लोग अगर उस एक नेम अजम्पशन पे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा गड़बड़ होने का चांस सबसे पहले तो होता है, क्योंकि आपने फ्लैट्स की बात की और बिल्डर्स की बात की, बहुत सारी इलीगल लैंड पे फ्लैट्स बन जाते हैं। जैसे अगर हम इलीगल लैंड पे फ्लैट्स बनते हैं, बिल्कुल नोएडा की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने फ्री होल्ड में, जहां पर अथॉरिटी इसकी परमिशन नहीं देती है, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहां पर नहीं है वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, तो बिना नक्शा पास कराए प्रॉपर, बिना प्रॉपर सारी अथॉरिटी से क्लियरेंसेस लिए हुए, दे मेक फ्लैट्स व्हिच बिकम इनहैबिटेबल इन लॉन्ग टर्म। तो उससे भी बहुत चेक रखने की जरूरत है। बाकी फ्री होल्ड में भी लोगों ने बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है, प्रॉपर क्लियरेंसेस लेकर के बनाए हुए हैं। पैन इंडिया बहुत सारे फ्री होल्ड में डेवलपमेंट है, कर्नाटक में बहुत सारे फ्री होल्ड में डेवलपमेंट है, बहुत सारी लैंड इंडिया में फ्री होल्ड है जहां पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। बट थोड़ा सा वेराई होने की कस्टमर को जरूरत है, और प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ फ्लैट लेने की जरूरत है। तो अगर एक व्यक्ति ने कभी कोई रीसेल में खरीद लिया और उसकी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो बिल्डर से कभी हुई नहीं, उसकी रिलेशनशिप तो उस पर्टिकुलर ओनर से हुई जिसका वो फ्लैट था, और ऐसे में कभी वो डिस्कवर करे यार यहाँ पे तो बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स थे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, तो क्या क्या टाइप की लीगल प्रॉब्लम्स वो डिस्कवर कर सकता है आने वाले में? लीगल प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जो हमने अपने कस्टमर्स के साथ बहुत देखा है, फ्लैट लेने वो जा रहे होते हैं, कई बार उनका होम लोन अप्रूव नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हमारे होम लोन तो इतना अप्रूव हो ही जाएगा, ओके 40 लाख 50 लाख नंबर, वो सोचते हैं कि इतना फ्लैट तो हमारा, इतना लोन तो हमारा अप्रूव हो ही जाएगा।
बाद में उन्हें एग्रीमेंट करने के बाद पता चलता है कि यार हमारा तो लोन अप्रूव नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन उनका जो बयाना होता है, टोकन अमाउंट होता है, उसे वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पहले होम लोन और अपने फाइनेंसेस क्लियर कर लें, प्री अप्रूव होम लोन करा लें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करने के लिए जाएं। प्री अप्रूव्ड होम लोन तो ऑन द बेसिस ऑफ उस कस्टमर की इनकम और बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के बेसिस पे हो जाता है। अच्छा। इसके बाद हम लीगल वाले एरिया में चलते हैं, क्योंकि दैट इज द मोस्ट ट्रिकी पार्ट जो आदमी को करना होता है। तो जब भी कोई आप प्रॉपर्टी लेते हो, चाहे फ्लैट लो, चाहे लैंड लो, चाहे प्लॉट, कुछ भी ले, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले, सबसे पहले जरूरत आती है, आप एज्यूमिंग कि आप रीसेल में फ्लैट खरीद रहे हैं, यू आर नॉट बाइंग इट डायरेक्टली फ्रॉम बिल्डर। सबसे पहले तो टाइटल डीड आती है, उस फ्लैट की जो टाइटल डीड है। जैसे मैं आपसे फ्लैट खरीद रहा हूँ, तो वो फ्लैट की टाइटल डीड ऑलरेडी आपके नाम पे होगी। ये कई मामलों में फोर्ज्ड या फ्रॉडलेंट निकल जाती है। तो इसे आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, you can get it online also as well as offline also. When you are putting so much money, so you should give proper focus, पूरा ध्यान देना चाहिए अपने लीगल चेक्स को भी कंप्लीट करने के लिए। आप इसे टाइटल डीड की सर्टिफाइड कॉपी आप गवर्नमेंट से अपडेटेड निकलवा सकते हैं। तो इसको एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि ऑनलाइन कोई व्यक्ति अगर चेक करना चाहे कि इसका टाइटल डीड एक्चुअली किसके नाम पे है, तो कैसे कर सकता है? जैसे आप मान लीजिए मुंबई में चेक करना चाहते हैं, तो मुंबई में महाडा की वेबसाइट पर डिपेंडिंग अपॉन यू विल हैव टू डू सम रिसर्च कि आपके यहाँ कौन सी अथॉरिटी एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडिया इज ए बिग कंट्री और बहुत सारी अथॉरिटीज अलग अलग एप्लीकेबल होती है। मुंबई में महाडा की वेबसाइट पर आप उस स्पेसिफिक फ्लैट की एक छोटी सी फीस जमा करके डुप्लीकेट कॉपी निकलवा सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी। सो यू गेट टू नो कि ये जो मुझे फ्लैट की कॉपी मिली है टाइटल डीड, ये बिल्कुल सही है। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप यू शुड डू। ओके, तो इसमें सरकार सभी लोगों को एक व्यवस्था देती है कि आप थोड़ा सा पेमेंट करिए और हमारे इस ऑनलाइन पोर्टल में एप्लीकेशन करिए, तो हम आपको उसकी कॉपी निकाल के देंगे। यस यस, ठीक है। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट होता है। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो जो भी आपकी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंसर्न्ड अथॉरिटी देती है कि वो रहने लायक बिल्डिंग है या नहीं है। ये हर साल होता है। तो हर साल होने में, उस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को देने में, जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या अथॉरिटी है, जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, वो सभी वाटर, सीवेज, फायर, अर्थक्वेक, इन सब सर्टिफिकेट्स को चेक करने का एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है, विच यू कैन गेट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन आल्सो। ये सरकार हर साल इशू करती है? ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस हर साल इशू करती है। अच्छा। जैसे नोएडा में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इनका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लगभग हर ईयर आता है। तो ये हर साल बिल्डिंग्स को तो नहीं मिलता होगा, ये तो उनके एसोसिएशन को मिलता है। बट जब आप उसमें घर ले रहे हो, हाँ, तो आपको ये चेक कर लेना जरूरी है कि इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस साल का मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। तो कई बार इवन फ्लैट बेचने वाला व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा अवेयर खुद ना हो, और जो कई बार चांसेस भी होती है, तो उस केस में इवन वो उसे भी अगर ढूंढना हो या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, तो वो क्या अपने एओए के पास जाएगा? वो अपने एओए के पास भी जा सकता है और वो कंसर्न्ड अथॉरिटी में भी जाकर के इसे निकलवा सकता है। अच्छा। और आई एज्यूम कि वो, क्योंकि पूरा वो एक फ्लैट एक पूरी सोसाइटी के अंदर है, तो वो फ्लैट उस सोसाइटी के सभी लोगों के पास, हाँ, उस सोसाइटी के सभी लोगों पे एप्लीकेबल होगा। ओके, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज देती है। इसके अलावा यू नीड टू टेक द पोजेशन सर्टिफिकेट। आपने टाइटल डीड तो ले ली, आपकी रजिस्ट्री हो रखी है, क्या बिल्डर ने आपको पोजेशन उसका प्रॉपर वे में हैंड ओवर कर दिया या नहीं कर दिया है? तो आपके पास, आपको सेलर से बिल्डर का दिया हुआ पोजेशन सर्टिफिकेट भी लेना होगा। अच्छा। कि बिल्डर का तो उस पर अब कोई ड्यू नहीं है। अच्छा। और आपको एक बार जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट है, उसमें भी एक बार आपको जाकर के चेक करना पड़ेगा, किसी तरीके का मेंटेनेंस, किसी तरीके का वो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। तो अब यहाँ पे दो चीजें हो गई। एक चीज की फ्लैट की को जब वो ओनर बिल्डर से डायरेक्टली ले रहा था,
और एक चीज है कि जब से फिर उसने रहना चालू किया तो अपनी सोसाइटी को जितने भी ड्यूज हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के यस, हो, वाटर यस, वगैरह के हो, वो पे करता है वो कि पे नहीं। कर रहे तो फर्स्ट थिंग तो वो है जब उसकी और बिल्डर के साथ रिलेशनशिप थी, और सेकंड चीज वो है जब उसकी और वो एओए या आरडब्ल्यू जो भी है हैं। यस, उसके उसके साथ साथ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। यस। तो पहले वाले केस में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरे वाले केस में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब पहले भी वाले केस कौन सा बताया आपने? जिसमें वो बिल्डर से ले रहा है? तो आपने बोला एक तो बिल्डर से तो पोजीशन अभी सर्टिफिकेट मिलता है। रीसेल वाला डिस्कस कर रहे हैं, जी। तो रीसेल में हमें दोनों चीज डिस्कस करनी पड़ेगी। हम्म। रीसेल में क्योंकि उसे रहते हुए कुछ समय हो गया है जी। या पोजीशन ऑलरेडी हो चुका है, जी। तो हमें बिल्डर से उसकी क्या रिलेशनशिप थी, बिल्डर से उसने पोजीशन सर्टिफिकेट लिया या नहीं लिया, उसकी टाइटल हुआ या नहीं हुआ, और आज की डेट में उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कंप्लीट है, प्लस आज की डेट में तो कोई उसका बिल्डर के साथ ड्यू नहीं चल रहा है। अच्छा, तो अब इस केस में कल अगर कोई बोल दे कि अरे यार मेरा वो मिल नहीं रहा, या फिर मान लीजिए पोजीशन सर्टिफिकेट क्योंकि बहुत बड़ी वाली चीज तो नहीं है, उसकी कोई फ्रॉड सी कॉपी बना दी गई, जैसे बाद में बोले बोले अरे नहीं ये तो मान्य नहीं है। ये सब छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति अगर फंस जाए तो उसके लिए क्या चीजों का ध्यान रखे? ये जो भी सर्टिफिकेट होता है या आरडब्ल्यूए के पास या जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी होती है उनके पास रहते हैं, यू कैन टेक इट फ्रॉम देम, दे कैन रिप्रोड्यूस इट फॉर यू। अच्छा, तो पोजीशन सर्टिफिकेट कोई भी एओए रिप्रोड्यूस कर सकता है? कर सकती है, मतलब यू विल गेट टू नो कि आज की डेट में पोजीशन इज विद दिस पर्सन, और आज की डेट में इनका जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों का मेंटेनेंस कई साल रुका रहता है। हाँ बिल्कुल। आपको बाद में पता चलेगा कि कहीं पता चलता है कि यार इन्होंने तो 2 साल से मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो दैट बिकम्स एन अल्टरकेशन पॉइंट। मेरी सोसाइटी में इतने सारे फ्लैट्स हैं yes, जिनका yes. आज तक उन्होंने पे नहीं किया और 10 साल से नहीं पे टू किया। सॉर्ट दैट आउट, वो आपको लोकल फैसिलिटी कंपनी से आपको सॉर्ट आउट कराना पड़ेगा, एओए, आरडब्ल्यू, जो भी यहाँ फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन yes. है कि हमारे कस्टमर्स जो भी अगर रीसेल वाले फ्लैट्स को खरीदने की सोच रहे हैं, तो खाली वो अपनी डायरेक्ट रिलेशनशिप को उन्होंने ही जो दिया है उसी पे ध्यान ना दे, वो एओए से बकायदा एक बार चेक करें कि इस पर्टिकुलर फ्लैट में कुछ बकाए ड्यूज हैं कि नहीं है, और अगर वर्स्ट केस में पोजीशन सर्टिफिकेट भी अगर वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है तो एओए एटलीस्ट उसे रिप्रोड्यूस करके बता दे कि यहाँ पे कितने ड्यूज हैं। अच्छा, इसके बाद आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ओके, वो भी आपको कंसर्न अथॉरिटी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल जाएगा कि इस फ्लैट पर किसी तरीके का ड्यूज तो नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई ड्यूज नहीं है, टैक्सेस पेड है या नहीं है, या इस पर किसी तरीके का लोन तो नहीं हो रखा है। इनकम्बरेंस का क्या मतलब हुआ? इनकम्बरेंस का मतलब होता है कि इस पर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ड्यू नहीं है। ओके। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आप लोकल अथॉरिटी से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, क्योंकि जब भी बैंक आपको लोन देगा उस प्रॉपर्टी पे, तो दे विल गेट इट अपडेटेड इन द इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। क्योंकि किसी भी आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे बैंक्स में जाकर चेक कराए कि इस प्रॉपर्टी पे लोन कर रखा है या नहीं कर रखा है। यू कैन टेक इट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी, जहां से आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, अपडेटेड इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो यानी अगर किसी भी व्यक्ति ने उस फ्लैट को कहीं पे भी गिरवी रखा हो या कुछ भी रखा हो, तो हर हालत में उसके इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में वो चीज अपडेटेड होगी। यस, अगर वो लीगल मीन से कर रखा है उसने, अगर लीगल मीन से, तो 100% अपडेटेड होगी। अब यहाँ पे दो पहलू हैं कि या तो उसने किसी बैंक से लोन लिया था, तो बैंक्स का तो एक वो क्योंकि आरबीआई के मैंडेट में आते हैं तो उन्हें सब चीजें रिपोर्ट करनी होती है। कई बार ऐसे भी लोग हो जाते हैं जो उन्होंने पर्सनल लोन्स 1-on-1 तरीके से लिए हों और उन्होंने वो फ्लैट को कहीं पे गिरवी पे रख रखा हो या इस तरीके से, तो अगर इस तरीके के कोई मतलब एस्पेक्ट हो, दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ स्कोप, वो पूरा इलीगल है, वो पूरा इलीगल वो होगा। पूरा इलीगल है। तो अगर कल की तारीख में ऐसा कोई व्यक्ति ये क्लेम लेके भी आता है तो फिर वहां पे ही इज नॉट ऑपरेटिंग एज पर द नॉर्म्स। इसके अलावा आशीष जी क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? इसके अलावा फाइनली वी हैव कवर्ड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स। इसके अलावा आपको फाइनली जो आप एग्रीमेंट टू सेल करने जा रहे हो और जो फाइनल आप सेल डीड करोगे, वो भी एक बार आपको थॉरली पढ़ लेनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ी सी भी इन सब चीजों में प्रॉब्लम होती है तो आप लीगल हेल्प लेकर ड्यू डिलिजेंस करा सकते हैं, जिससे कि आपने घर लिया है पीसफुल लाइफ के लिए, पीसफुल फैमिली लाइफ के लिए, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो लॉन्ग टर्म। तो आपके इतने सालों का अनुभव है, 12 सालों का अनुभव, आपने इतने सारे रीसेल फ्लैट्स भी देखे होंगे, तो
कुछ पोटेंशियल रिस्क जिसके लिए आप अलर्ट करना चाहें, स्पेशली जब ये सेल एग्रीमेंट या सेल्स डील जैसी चीजें होती हैं, जो आपने अभी कभी अपने एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व करी हो किसी केस में? देखिए, पोटेंशियल रिस्क कैन कम फ्रॉम एनी साइड। जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे इसमें से कहीं से भी रिस्क आ सकता है। उस रिस्क को मैनेजमेंट के लिए ही ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है जी, जो उस रिस्क को मैनेज करता है। तो अब ये जो ड्यू डिलिजेंस है, ये शब्द इतना हैवी है और कई बार हमारे कस्टमर्स के लिए भी थोड़ा हैवी हो ये जाता इतना है। हैवी आपको सुनने में लग रहा है, पर इतना नहीं है। अगर कोई भी कस्टमर अपना थोड़ा सा एफर्ट डालेगा तो ही कैन डू इट देमसेल्व्स आल्सो बहुत इजीली। आई वुड नॉट से वेरी इजीली, क्योंकि उनका डे टू डे प्रोसेस नहीं है ये काम करने का। डेली कोई अथॉरिटी जाकर के इनकम सर्टिफिकेट नहीं निकलवाता है, या फिर वो किसी लीगल हेल्प को भी बड़ा इजीली ले सकते हैं। हमारी भी बहुत सारी कंपनी से टाई अप है जो हम रेफर कर देते हैं अपने कस्टमर्स को। उनसे एट नॉमिनल फीस दे कैन गेट इट डन टू सेफगार्ड अगेंस्ट एनी परसीव्ड और एनी रिस्क। इसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट का भी कुछ इंपॉर्टेंस आता है क्या? यस, वैल्यूएशन का भी इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं विच इज आउटसाइड योर वर्किंग स्कोप, जैसे वी लिव इन दिल्ली और एक फ्लैट हम मुंबई में ले रहे हैं विच इज इन रीसेल, तो कई बार प्राइस पॉइंट्स का अंदाजा नहीं होता है कस्टमर्स को। हाँ, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर प्रॉपर्टी वैल्यूअर, हायरिंग द सर्विसेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूअर। तो प्रॉपर्टी वैल्यूअर क्या होता है? प्रॉपर्टी वैल्यूअर थोड़ा इंडियन मार्केट्स में नया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ एनबीएफसीज और बैंक्स ही लोन देते टाइम इनका यूज करते थे, बट अभी इंडिविजुअल कस्टमर्स ने भी काफी यूज करना शुरू कर दिया है। तो उन प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स को आप एक फीस देकर उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करा सकते हैं कि आज के टाइम में इस प्रॉपर्टी का एक डिसेंट वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। तो इट गिव्स यू अ फेयर पिक्चर। अच्छा, कि इस पे कितना अमाउंट आपको खर्च करना है। यानी प्रॉपर्टी वैल्यूअर एक ऐसी सर्विस है जो जरूरी ही नहीं है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स ही करें। ये एक आम इंसान भी अपना एक रीपर्चेज फ्लैट को खरीदते समय भी करा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आज हमारे दर्शकों को इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताने के लिए। हम अपने सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि रिक्रॉप और भूवाणिज्य की रियल एस्टेट नॉलेज सीरीज में हम इसी तरीके के कई सारे टॉपिक्स जो आपको प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए रेलेवेंट हो सकती है, उसके बारे में आपको नॉलेज लाते रहेंगे। हमारे साथ टच पे रहिए, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट्स पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।